मैं सभी लोगों को ब्रेन डे पे आप लोगों को हेल्दी ब्रेन के लिए अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। आप जितने लोग हेल्दी ब्रेन रखते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि आगे भी हेल्दी रहे, इसके लिए नॉर्मल प्रिकॉशंस और नॉर्मल सावधानियां जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैं, आप उनको अडॉप्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर विकास भारद्वाज हैं। विकास भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर विकास भारद्वाज को लगभग 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है, और इसके अलावा आप न्यूरो सर्जन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब देख रहे हैं। तो आज हम काफ़ी सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। इससे पहले क्योंकि 22 तारीख को इंटरनेशनल ब्रेन डे होता है, तो हम डॉक्टर साहब से थोड़ी सी इस पर भी बात कर लें, चर्चा कर लें। डॉक्टर साहब, ये इंटरनेशनल ब्रेन डे 22 तारीख को है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस आई जो ब्रेन डे मतलब इंटरनेशनल ब्रेन डे मनाया जाने लगा? Thank you for my kind introduction. I am Dr. Vikas Bharadwaj. I am the head of the department in neurosurgery in Sharda Hospital. For last 14 years I am here and I have a good experience of 20 years in working in the same field. अभी परसों मतलब 22 जुलाई को एक इंटरनेशनल ब्रेन डे होता है जो हर साल बड़े हम लोग मनाते हैं। इसमें हम ब्रेन के फंक्शंस और ब्रेन के डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट डायमेंशंस पे डिस्कशंस करते हैं। अलग अलग जगह पे CMEs होती हैं हमारी, अलग अलग जगह पे हमारे डिस्कशंस होते हैं। तो इंटरनेशनल ब्रेन डे का इंपॉर्टेंस इतना है कि यू शुड बी केयरिंग अबाउट योर ब्रेन, और जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं ब्रेन के, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, लाइक वी शुड बी थिंकिंग अबाउट द इंजरीज टू द ब्रेन। जो हेड इंजरीज हैं, वी शुड बी प्रिवेंटिंग देम, उनको कैसे रोकना है, उनके बारे में कैसे ध्यान रखना है, और हेड इंजरीज होने पर हमें क्या एक्शन लेने हैं उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। और कुछ जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल सोशल एस्पेक्ट्स ब्रेन के हैं, कि हमारे ब्रेन को साइकोलॉजिकली कैसे हेल्दी रहना चाहिए, उसके बारे में वी शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस थिंग। और इसके अलावा कुछ हमारे ब्रेन में ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका पता नहीं चलता, और वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहती हैं और अचानक फिर एक बड़े सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स हैं जी, और ब्रेन हेमरेजेस या ब्रेन स्ट्रोक हैं। बिल्कुल, तो वी शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। वी शुड बी नोइंग समथिंग वेरी जो बेसिक है, उसका ABC हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर वो कभी हमारे सामने आए, हमारे रिलेटिव्स को, तो हम उन्हें पहचान सकें और सही टाइम पे जाके एक उचित सलाह से उसका इलाज कर सकें जी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ब्रेन के साइकोलॉजिकल फंक्शंस से। बिल्कुल, साइकोलॉजिकली आजकल हमारा जो ब्रेन है, उसके जो फंक्शंस हैं, वो बहुत डिस्टर्बेंसेस के केसेस हमारे पास आते हैं। तो दिस शुड, जो नॉर्मली वो साइकेट्री डिपार्टमेंट में जाते हैं, पर कभी कभी वो हमारे पास भी आते हैं। तो मेरा एक नॉर्मल सा उनके लिए यही है कि अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको जितना आप नियर टू नॉर्मल रख सकते हैं। दिस अ साइकिल ऑफ हाफ, जो है जैसे हाफ डे एंड हाफ नाइट में डिवाइड जो किया गया है इसको, कि आप 12 घंटे दिन में रहते हैं और 12 घंटे रात में रहते हैं। इस डिवीजन को जितना ज़्यादा हम स्ट्रांगली लेंगे अपने ब्रेन पे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेंगे ब्रेन के फंक्शंस। वी शुड बी एक्सपोज टू लाइट एज मच एज इट इज़ रिक्वायर्ड। जो एक्सपोजर ऑफ लाइट है, एक्सपोजर ऑफ हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, नॉइज़ है उसका, ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, जितना होने चाहिए उससे अगर ज़्यादा होते हैं तो ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं और साइकोलॉजिकली हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दिस शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। अब नेक्स्ट मैं इंजरीज के बारे में बात करूंगा। इंजरीज, हेड इंजरीज इज द वेरी कॉमन थिंग वी आर सीइंग इन डेली लाइफ। इतने ज़्यादा इंजरीज हेड इंजरीज से, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लाइफ लॉसेज होती हैं यंग पेशेंट्स की, वो हेड इंजरी की वजह से होती है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट। तो टू प्रिवेंट द हेड इंजरीज, सबको पता है, लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फॉलो करना चाहिए। जैसे हेलमेट का यूज़ है, जैसे कि आप लोगों को सारे ट्रैफिक रूल्स हैं वो सारे फॉलो करने चाहिए। स्पीड का रूल है, दैट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, अदरवाइज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। और ये खाली सोसाइटी पे हेड इंजरीज एक मैन लॉस तो है ही है, आपकी मैन पावर लॉस, इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है सोसाइटी पे। क्योंकि जब भी कभी हमारे हेड इंजरीज होती हैं तो हॉस्पिटल स्टे जो रहता है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहता है और बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो ऐसे करके पूरी फैमिली के लिए वो एक फाइनेंशियली इम्पैक्ट आता है। तो ना खाली वो पेशेंट जो है कि प्रॉब्लम में है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली और उसके आसपास वाले लोग तक भी उस फाइनेंशियल डेप्थ में आ जाते हैं और परेशान रहते हैं काफी टाइम तक। बिल्कुल सही। तो हेड इंजरीज में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इंजरी टू एनी पार्ट ऑफ द हेड, लाइक स्कैल्प इज द फर्स्ट, स्कल इज द सेकंड एंड ब्रेन इज द थर्ड। तो दिस कंबाइंडली कॉल्ड हेड इंजरी। तो हेड इंजरी का जो सबसे पहला एंड गोल्डन रूल है वो ये कि जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं उतना वो लाइफ सेविंग और डिसेबिलिटी सेविंग होता है। आप अपनी डिसेबिलिटीज को, अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। तो ये जो गोल्डन रूल ऑफ 6 आवर्स है,
ये 6 आवर्स बोला गया है, बट इन केस ऑफ स्ट्रोक्स वगैरह, लेकिन हेड इंजरी में 6 आवर्स से भी कम में जितना जल्दी हम पहुंच सकें। तो दीज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अब जो गवर्नमेंट ने बनाया है कि एम्बुलेंस फैसिलिटीज सब बड़ी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कभी कुछ होता है या किसी नियर डियर को होता है तो जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंच सकें, हॉस्पिटल में पहुंच सकें, जहाँ पे न्यूरोसर्जरी फैसिलिटी हो, दैट इज ए मस्ट। इमीडिएटली पहुंचना आवश्यक है जी। ये हेड इंजरी का पार्ट था। स्ट्रोक में भी, स्ट्रोक इज द पार्ट, स्ट्रोक एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे ब्रेन में ब्लड जो फ्लो होता है, उस ब्लड में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से ब्रेन के कुछ हिस्से डैमेज हो जाते हैं। ये 2 तरह का होता है स्ट्रोक, एक ब्लड की नस फट जाने की वजह से और एक ब्लड की नस बंद हो जाने की वजह से। जो बंद हो जाने की वजह से होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, 90% में वही होते हैं। उनमें धीरे 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 करके क्लॉट बनता है और ब्रेन में एक नस को बंद कर देता है, और वो क्लॉट उसके बाद जो नस बंद होती है उस जिस पार्ट को सप्लाई कर रही थी वो ब्रेन डैमेज हो जाता है, वो पार्ट डैमेज हो जाता है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में उस पार्ट की कमजोरी आ जाती है हमारे शरीर में। तो ब्रेन स्ट्रोक में, और दूसरा जो ब्रेन स्ट्रोक होता है उसमें ब्लड प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ये दोनों स्ट्रोक कहलाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक का भी यही रूल है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ को, अपनी डेली रूटीन में एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, अपने ब्लड प्रेशर्स वगैरह को, ब्लड शुगर्स को, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, इन सबको कंट्रोल करें और जांचें और कंट्रोल करें। एक 40 साल के बाद तो ये कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद तो आपको ये रेगुलर अपने रूटीन में लाना चाहिए। लेकिन उससे पहले भी अगर ऐसा लगता है कि आप कोई भी चीज़ आपकी बढ़ी हुई है तो आप उसका रूटीनली इन्वेस्टिगेट कराएं और टाइम से उसका चेक कराएं। सर, जैसे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे आपने बोला कि मतलब इसकी रूटीन जांच बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे समाज में क्या अवेयरनेस की बहुत कमी है। इस चीज़ को वो बहुत हल्के में ले जाते हैं, वो जांच ही नहीं करवाने जाते। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दीज आर सम रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कि वी शुड बी गेटिंग इट एवरी मंथ और 3 मंथ्स पे, 3 महीने पे तो वो जरूरी है। जैसे जो हम कहते हैं ना नॉर्मली CBC, LFT, KFT, मतलब उसमें हमारा नॉर्मल ब्लड का पिक्चर होता है, कितने सेल्स वगैरह हैं, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल जी। ये कुछ हमारी जो बेसिक जांचें हैं ये हमको हर 3 महीने में करानी होती हैं, स्पेशली आफ्टर 40 तो करानी ही है। अगर आप 30 के बाद ही ये करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे कोई भी ग्लिच, कोई प्रॉब्लम निकलता है तो उसको फिर एक्सप्लोर किया जाता है और बाकी जांचें बड़ी की जाती हैं देखने के लिए कि ये क्यों हुआ है। अगर ये हम कराते रहते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। शुगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। यही सब रेस्पॉन्सिबल होते हैं बाद में स्ट्रोक के लिए। बिल्कुल। तो अगर हम ये सब करें चेकअप तो ये लेकिन अगर एक बार आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपको कोई एक बार स्ट्रोक आया और आपको ये शक होता है कि आपके एक साइड में कमजोरी है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और 6 आवर्स के अंदर, ये जो गोल्डन आवर्स और गोल्डन आवर्स कहते हैं जिनको, ये आपके उस पोर्शन ऑफ ब्रेन को जहाँ पे स्ट्रोक पड़ा है उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल। सर, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप न्यूरो का पूरा देखते हैं। एक स्पाइन करके, यानी कि स्पाइन बाय फीडा है, जो बच्चों में अधिकतर वो देखा जाता है। और पहले तो बड़ा रेयर होता था ये, मतलब मेरे हिसाब से होता था, बहुत ज़्यादा कम होता था। लेकिन आजकल क्या है कि मतलब ये केसेस भी देखने बिल्कुल कॉमन हो गए हैं ये चीज़ें। तो इसकी वजह क्या है? एक तो ये हमारे दर्शकों को बताएं, और इसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी क्या इलाज हो सकते हैं, तो अगर बताएंगे बहुत अच्छा लगेगा जी। स्पाइनम बाइफिडा एक्चुअली में ये इससे एक स्पेक्ट्रम होता है पूरे, कॉन्जेनाइटल स्पाइनल एनोमलीज कहते हैं इसको। ये हमारे किसी जो बिल्कुल बच्चा भी न्यूबॉर्न बच्चा है उसमें देखने को मिलते हैं। अब ये एक स्पेक्ट्रम में इसके में स्पाइनम बाइफिडा एक पॉइंट पे है, उससे आगे फिर स्पाइनम बाइफिडा के बाद मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील, लाइपोमेनिंगोमाइलोसील, तो ये सब एक स्पेक्ट्रम है पूरा। इसमें हमारा जो स्पाइन होता है उसका बोनी डिफेक्ट होने की वजह से, बोन अच्छी नहीं बनने की वजह से, उसका जो पार्ट है वो स्किन से बाहर आ जाता है। बिल्कुल। और एक आउट पाउचिंग की तरह, एक बैलून की तरह हमारी कमर पे, बच्चे की कमर पे वो दिखाई देता है। अब ये है, कभी कभी इसमें खाली मेनिंगोसील, मान लो खाली लेयर्स होती हैं, अंदर नसें नहीं आती, कभी कभी इसमें अंदर नर्व्स भी आ जाती हैं जी। और कभी कभी नर्व्स बहुत ज्यादा चिपक जाती हैं, अडहेर्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से नीचे नसों के जो फंक्शंस हैं, जैसे पैरों का चलना या यूरिन का या स्टूल का पास होना, ये फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और अल्टीमेटली बच्चे को इससे नीचे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में हम लोगों को जब बच्चा पैदा होता है तो वो दिखता है कि इसके एनोमली है कोई पीछे, और दूसरे उसके पैर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, उसके यूरिन नहीं सही से आ रहा है, यूरिन लगातार निकलता जा रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसका ड्रिबल हो रहा है यूरिन। तो ये हम जब देखते हैं, देन वी गो फॉर सम इन्वेस्टिगेशंस लाइक MRI टू सी के व्हाट इज द काइंड ऑफ दिस एबनॉर्मलिटी, कौन सी वाली एबनॉर्मलिटी है ये। और इनके ज़्यादातर इलाज ऑपरेशन से होते हैं, सर्जिकल मेथड से होते हैं। तो कभी कभी हमें बच्चे बिल्कुल अगर उसमें से कोई CSF वगैरह लीक हो रहा है, इमरजेंसी है,
तो कभी कभी में बच्चे उसी दिन जिस दिन पैदा होते हैं फर्स्ट डे को ही ऑपरेट करने होते हैं जी। किसी किसी दिन हमको ये कभी कभी ये पूरी तरह इंटैक्ट रहती है स्किन, तो हम लोग इसको बाद में इलेक्टिवली 3 मंथ्स की एज पे, 2 मंथ्स की एज पे, 1 मंथ की एज पे ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तो प्रिवेंशन इसके बारे में हमें उस प्रोफाइल के बारे में जानना चाहिए कि ये बेसिकली एक कंजेनिटल एनोमली है जो एक फोलेट डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से प्रेग्नेंट फीमेल में होती है। ओके। तो अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान जिस टाइम प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है एक अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं, ये पहले से ही बताते हैं, लेकिन बहुत लोग बहुत दिनों बाद जाते हैं। तो जिस टाइम प्रेगनेंसी इंसेप्शन होता है उस टाइम पे ही फोलिक एसिड लेवल्स अच्छे हों और उसके फर्स्ट मंथ में फोलिक लेवल एसिड्स बहुत अच्छे हों तो इनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं प्रॉब्लम्स के। तो ये हमें डॉक्टरी सलाह द्वारा इसको पूरी तरह रोका जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इस चीज़ का प्रिवेंशन करने के लिए आपको जिस टाइम पे आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, आप एक प्रेगनेंसी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल हैं, उसी टाइम से आपको अपने फोलिक एसिड लेवल्स को चेक करा के और फोलिक अच्छे रखने की ज़रूरत है, जिससे ये सब चीज़ें रोकी जा सकें। बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छा जवाब है और मेरे हिसाब से जो हमारे दर्शक हैं इस चीज़ को देखेंगे और सुनेंगे, और जो महिलाएं हैं खासकर ये महिलाओं को रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सर इसके अलावा एक मेरा जो और क्वेश्चन है वो है जो हमारा ब्रेन है, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग बाग खान पीन और ये जो चीज़ें ऐसी हो गई हैं वो बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त में। तो ब्रेन को कैसे हेल्दी रखा जाए, क्योंकि खान पान भी उसमें बहुत बड़ा अहम किरदार निभाता है। तो ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रेन के कुछ फंक्शंस बताना चाहता हूँ। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो केवल डायरेक्ट ग्लूकोज पे फीड करता है जी। ये बात बहुत कम लोगों, जैसे हमारी बॉडी है पूरी, उसमें केवल एक ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो स्टोर्ड फूड पे नहीं चलता, जिसको फूड रेगुलर सप्लाई में चाहिए। नॉर्मली वो ग्लूकोज होता है हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में, तो अगर ग्लूकोज लेवल्स लो होते हैं तो हमारा ब्रेन उसका इम्पैक्ट मानता है और स्ट्रेस कंडीशंस फील करता है और कुछ स्ट्रेस केमिकल्स निकलते हैं और ब्रेन अनहेल्दी होता है उससे। और ब्रेन अनहेल्दी होने का मतलब है कि साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, हमारा फिजिकल पे भी, स्ट्रक्चर पे भी फर्क पड़ता है, और हम लोगों का जो एक स्टेमिना है, मेंटल स्टेमिना है, कॉन्सेंट्रेशन है, हमारे डिसीजन मेकिंग है, हमारा एक थॉट प्रोसेस है, वो सब कुछ डिस्टर्ब होता है। तो ये मेरे कहने का है कि ये आपको जो ये फास्टिंग का ट्रेंड है कि हम आजकल जो बहुत ज़्यादा इन है कि आप लोग पतले होइए, कमजोर होइए, पतले अच्छे दिखते हैं, तो उसके लिए लोग फास्टिंग करते हैं। दैट इज नॉट अलाउड एक्चुअली फ्रॉम द ब्रेन साइड। इफ द ग्लूकोज लेवल गोज डाउन इट इज डेंजरस फॉर द ब्रेन एंड द ब्रेन फील स्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस केमिकल्स आर लिबरेटेड विच आर नॉट गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डाइटिंग कर सकते हैं। यू हैव टू टेक स्मॉल फूड एट स्मॉल इंटरवल सो दैट ग्लूकोज लेवल्स आर मेंटेन्ड एंड वी शुड नॉट गो फॉर फास्टिंग, लॉन्ग टाइम फास्टिंग। बहुत लंबा गैप हमें नहीं देने की जरूरत है। तो दिस इज ए फर्स्ट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ फूड जो ब्रेन के लिए बड़े अच्छे हैं, जिनमें हम लोग विटामिन B12 है, जैसे हरे पत्तों में बहुत होता है, हमारे फूड में काफ़ी होता है। विटामिन B12 एक न्यूरो विटामिन है, जैसे कि फॉलिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। जैसे कि हम लोग ये सब्जियां और हमारे सलाद हैं, इनमें सब में प्रचुर मात्रा में होता है, तो हमको ये लेने चाहिए नॉर्मल डाइट में। और कुछ चीज़ बेरीज स्पेशली, जैसे बेरीज मानी गई हैं कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेन के लिए अच्छा, उनमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स प्लस मिनरल्स है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो जो बेरी होती है, 4 जो हमारे यहाँ पे जो भी तरह की आती हैं, 3-4 तरह की बेरीज हैं, आप इनको यूज़ करिए और नॉर्मल एक फूड डाइट में रखिए। और नॉर्मल फ्रूट्स भी व्हाटएवर इट इज़ जो भी आप ले सकते हैं वो लीजिए। सर आपने एक बहुत अच्छा अभी मैंने टोका नहीं आपको बीच में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप बता रहे थे। सर आपने फास्टिंग का बोला, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या मतलब चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, मतलब किसी भी रिलीजन में हो, फास्टिंग बहुत ज़्यादा रखी जाती है। तो फास्टिंग में मतलब क्योंकि कहा जाता है कि अन्न नहीं खाना, कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं उसमें, तो उनके लिए क्या एक सजेशन है कि ऐसी कौन सी चीज़ वो खाएं जिससे कि मतलब ब्रेन को हेल्दी रख सके? ये बहुत एक्चुअली फास्टिंग एंड डाइटिंग दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल सही। फास्टिंग लोग 2 तरीके से करते हैं, एक रिलीजियस अपने वैल्यूज़ की वजह से जो रिलीजियस फास्ट होते हैं, और दूसरा बहुत लोगों को ये लगता है कि वो पतले होना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, उसके लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि एक तो फास्टिंग जब आप करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म एक डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। ग्लूकोज की कमी की वजह से
आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो एक फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, कीटो एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, उसकी तरफ चला जाता है, तो कीटो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। इफ यू आर गोइंग ऑन कीटो एसिड मेटाबॉलिज्म तो इट शुड बी सस्टेन्ड फॉर सम डेज। अगर वो आपने कीटो एसिड मेटाबॉलिज्म पे गए और फिर दोबारा से ग्लूकोज पे गए, फिर कीटो एसिड पे गए, तो दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ ब्रेन एंड द बॉडी ऑल्सो, और लिवर के लिए भी काफी नुकसानदायक है वो। ये सब मेटाबॉलिज्म लेवल जो होते हैं ये लिवर पे डिसाइड होते हैं। तो हम लोगों को जो लेवल ऑफ ग्लूकोज है उसको मेंटेन करना चाहिए। ये लेवल ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ये सारे शुगर्स हैं। इनमें जो भी चाहो आप, जो आप लेना नहीं चाह रहे हो वो मत लीजिए, लेकिन फ्रूट्स ले सकते हैं। जैसे फास्टिंग करते हैं तो एक फ्रूट आपने 3-4 घंटे में एक बार ले लिया, तो उसका जो फ्रक्टोज है दैट इज अल्टीमेटली यूटिलाइज एज ए शुगर ओनली इन ब्रेन एंड इन बॉडी। तो आप उसको 2-3 घंटे तक यूटिलाइज कर सकते हैं, शुगर लेवल्स डाउन नहीं होंगे। तो आप फ्रूट्स ले लीजिए। आपको आपके अलाउड जो चीजें हैं आपके रिलीजन में, दूध है, दूध में गैलेक्टोज है, तो वो बेसिकली ये सारे शुगर्स जो है ये ब्रेन के लिए सफिशिएंट है। उस टाइम पे ब्रेन में शुगर की कमी ना पड़े, लेवल ऑफ ग्लूकोज बहुत कम ना हो, तो उसके लिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप जैसे कि हम लोग सीधा ग्लूकोज ना लेके आप फ्रक्टोज वगैरह ले सकते हैं, जूसेज हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब यूज कर सकते हैं। और दूसरा डाइट है। डाइट का मतलब सिंपली ये है, व्हाट इज अ हेल्दी थिंग इन दिस, you have to take small diet at a small interval. Small diet means you have not to take a full lunch and full dinner. आपने बैठ के 4-5 जैसे चपाती खाते हैं लंच में, ऐसे ना लेके the same food if you divide into multiple parts like 2 parts or 3 parts, same dinner can be divided into 2 parts or 3 parts. ये बहुत बेनिफिशियल है कि आप पूरी सैटिस्फैक्शन एक साथ फील ना करके आप पूरा फूड एक साथ ना लेके आप थोड़े से भूखे रह जाते हो, थोड़े से भूखे रह जाते हो। तो उससे मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। हमारे जो केमिकल्स हैं, जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो बड़े अच्छे रहते हैं। तो और क्योंकि जब आप ज्यादा खाते हो तो फिर आप बहुत लंबा नहीं खाते हो, काफी देर तक आप 12 घंटे बाद 10 घंटे बाद खाते हो। तो आप ये सोचते हो कि इतना मैं खा चुका हूँ तो अब 10 घंटे बाद खाऊंगा, लेकिन उससे बीच में जो ग्लूकोज लेवल डाउन जाते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उससे पूरी बॉडी पे और ब्रेन पे खास तौर से बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। बहुत बुरा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई है, और मेरे हिसाब से ये कहीं भी आपको सुनने को या मतलब पढ़ने को नहीं मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस चीज़ को हमारे दर्शक शायद समझेंगे, सुनेंगे भी, और वीडियो को देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। बाकी मैं सभी लोगों को ब्रेन डे पे आप लोगों को हेल्दी ब्रेन के लिए अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। आप जितने लोग हेल्दी ब्रेन रखते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि आगे भी हेल्दी रहे, इसके लिए नॉर्मल प्रिकॉशंस और नॉर्मल सावधानियां जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की हैं, आप उनको अडॉप्ट करें। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके, और मेरे हिसाब से आपने जो चीज़ें बताई हैं वो शायद इतनी जल्दी मतलब सुनने को या सीखने को नहीं मिलती हैं। तो इसी के साथ में बहुत अच्छा लगा, और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं मनीष कुमार, शारदा हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा से, धन्यवाद।